2024 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पूरे जोर शोर से चल रहा है। पूरी दुनिया भर की नजरें इस पर टिकी है कि कौन होगा यूएस का अगला प्रेसिडेंट। क्या वो डोनाल्ड ट्रंप होंगे या फिर कमला हैरिस। जो भी ये इलेक्शन जीतेगा वो अगले 4 साल तक दुनिया का शायद सबसे पावरफुल व्यक्ति होगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 4 साल तक इतनी पावर होती है, उसका इलेक्शन आखिरकार होता कैसे। आइए जानते हैं इस वीडियो में यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन की पूरी प्रोसेस के बारे में। यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन काफी मुश्किल होता है और लंबे समय तक चलता है। इसका सबसे पहला स्टेप होता है इलेक्शन के 1 साल पहले शुरू होने वाला ग्राउंड वर्क, जिसे प्री प्राइमरी या इनविजिबल प्राइमरी भी कहते हैं। यह फेज ऑफिशियल प्राइमरी सीजन के शुरू होने से पहले होता है। इसमें कैंडिडेट्स अपने कैंपेन की फाउंडेशन तैयार करते हैं और जो भी व्यक्ति प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता हो वो अपनी कैंडिडेसी अनाउंस करता है। कैंडिडेट्स अपने फंड रेजिंग एफर्ट्स भी इसी वक्त शुरू करते हैं। कैंडिडेट्स के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने प्राइमरीज और कॉकसेस के रूल्स फाइनलाइज करते हैं। आम जनता के लिए ये चीजें इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती, लेकिन कैंडिडेट्स के लिए ये पीरियड काफी क्रूशियल होता है, क्योंकि ये आने वाले प्राइमरी सीजन के लिए एक फाउंडेशन बनाता है। कैंडिडेट्स जब अपने कैंपेन की ग्राउंड वर्क तैयार कर लेते हैं, तब इलेक्शन प्रोसेस का अगला फेज शुरू होता है, जिसे प्राइमरीज और कॉकसेस कहते हैं। पार्टी का फाइनल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा, ये सिलेक्ट करने के लिए जो लोग बाद में जाके प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कन्वेंशन में वोट करेंगे, उन्हें डेलीगेट्स कहते हैं। और इन डेलीगेट्स को ये प्राइमरीज और कॉकसेस के जरिए चुना जाता है। अमेरिका के टोटल 50 स्टेट्स हैं, जिनमें से कई स्टेट्स में प्राइमरीज होती है तो कई स्टेट्स में कॉकसेस, और कई स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें दोनों तरीके से डेलीगेट्स को चुना जाता है। बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टीज अपने प्राइमरीज और कॉकसेस खुद कंडक्ट करती है, लेकिन ये प्रोसेसेस अक्सर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। खासकर प्राइमरीज के केस में पार्टीज प्राइमरीज और कॉकसेस के रूल्स सेट करती है, लेकिन इलेक्शन का मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। प्राइमरीज के केस में वोटर्स पोलिंग बूथ्स पर जाके अपने वोट्स देते हैं। प्राइमरीज मोस्टली 2 टाइप की होती है, ओपन प्राइमरीज और क्लोज प्राइमरीज। ओपन प्राइमरीज में वोटर्स किसी भी पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट दे सकते हैं, जबकि क्लोज प्राइमरीज में वोटर्स सिर्फ अपनी एफिलिएटेड पार्टीज के कैंडिडेट्स को ही वोट दे सकते हैं। दूसरी तरफ कॉकसेस की बात करें तो इसकी प्रोसेस प्राइमरीज से अलग होती है। कॉकसेस में वोटर्स किसी एक जगह इकट्ठा होते हैं और फिर वहां पर डिबेट्स एंड डिस्कशंस की जाती। फिर फाइनली वोटर्स अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को वोट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉकसेस में वोटिंग हेड काउंट या फिर हाथ ऊपर करके की जाती है। आयोवा स्टेट के कॉकस से पूरे अमेरिका में कॉकसेस और प्राइमरीज की शुरुआत होती है। आयोवा के कॉकस के बाद सबसे पहला प्राइमरी इलेक्शंस न्यू हैम्पशायर स्टेट में होता है। इसी दौरान फरवरी या मार्च में एक और इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, जिसे सुपर ट्यूसडे कहते हैं। इस दिन कई सारे स्टेट्स में एक साथ प्राइमरीज और कॉकसेस रखी जाती है। इस दिन प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कन्वेंशन के लगभग 1/3 जितने डेलीगेट्स जीते जा सकते हैं। इस दिन के रिजल्ट इसलिए काफी मायने रखते हैं क्योंकि इससे किसी भी पार्टी का फाइनल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा उसका आइडिया लग जाता है। प्राइमरीज और कॉकसेस के रिजल्ट्स सिर्फ डेलीगेट्स जीतने तक लिमिटेड नहीं होते। इससे कैंडिडेट को अपने कैंपेन में एक मोमेंटम मिलता है, मीडिया अटेंशन और फंड राइजिंग अपॉर्चुनिटीज से उसका सपोर्ट भी बढ़ता है। दूसरी तरफ अगर किसी कैंडिडेट की परफॉर्मेंस खराब हो तो वो कैंडिडेट रेस से बाहर भी हो सकता है। प्राइमरीज और कॉकसेस का एक मेजर एडवांटेज ये है कि इसके जरिए लोगों को ये चुनने का मौका मिलता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन खड़ा होगा। इससे ये इंश्योर होता है कि आगे चल के कोई ऐसा व्यक्ति प्रेसिडेंट ना बन जाए जिसे लोगों ने चुना ही ना हो। इसे अच्छे से समझने के लिए हमें इस प्रोसेस को भारत के इलेक्शन प्रोसेस के साथ कंपेयर करना चाहिए। भारत में वोटर्स डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ अपने एरिया के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। और फिर जिस भी पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी सीट्स मिलती है, वो अपने किसी भी एमपी को प्राइम मिनिस्टर बना सकती है। वो एमपी फिर चाहे लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा का भी हो सकता है। और राज्यसभा के एमपीज को लोग डायरेक्टली नहीं चुनते हैं। भारत के इतिहास में ऐसे कई प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं जो कि राज्यसभा के मेंबर्स थे और उन्हें उनकी पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर बनाया हो, जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, आई.के. गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा। प्राइमरीज और कॉकसेस के बाद होता है प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कन्वेंशन।
ये कन्वेंशन हर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, टिपिकली रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक पार्टीज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इन कन्वेंशंस का मेन गोल होता है पार्टी के फाइनल प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करना। कन्वेंशन के दौरान डेलीगेट्स, जो कि प्राइमरीज और कॉकसेस के थ्रू इलेक्ट होकर आए थे, वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को वोट्स देते हैं। अगर किसी कैंडिडेट ने मेजोरिटी डेलीगेट्स पहले से ही अपनी ओर कर लिए हैं, तो कन्वेंशन लार्जली एक फॉर्मेलिटी बन जाता है। लेकिन अगर किसी भी कैंडिडेट के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो कन्वेंशन एक कॉन्टेस्टेड कन्वेंशन बन सकता है, जहां पर मल्टीपल राउंड्स ऑफ वोटिंग जरूरी हो सकती है पार्टी के फाइनल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को नॉमिनेट करने के लिए। कन्वेंशन के दौरान पार्टी के फाइनल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के साथ साथ फाइनल वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है। यूजुअली प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स अपने वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को पहले से ही सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर कन्वेंशन के दौरान डेलीगेट्स इन चॉइस को कंफर्म करते हैं। प्रेसिडेंशियल कन्वेंशंस एक तरह के मीडिया इवेंट्स होते हैं, जहां पर पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स जैसे कि एक्स प्रेसिडेंट्स, गवर्नर्स, सेनेटर्स ये सब स्पीचेस देते हैं। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट स्पीच होती है पार्टी के फाइनल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की एक्सेप्टेंस स्पीच, जहां पर वो अपने अगले 4 साल के विजन को पब्लिक के सामने रखता है। जब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नॉमिनेशन कन्वेंशन के दौरान ऑफिशियली सिलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद उनका देश भर में कैंपेनिंग शुरू होता है। इनका प्राइमरी गोल होता है हर एक स्टेट के वोटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। कैंपेनिंग के दौरान अलग अलग इश्यूज को एड्रेस किया जाता है ताकि एक ब्रॉड बेस सपोर्ट बिल्ड किया जा सके। कैंपेनिंग के दौरान डिबेट्स भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। जनरल इलेक्शंस के दौरान टिपिकली 3 प्रेसिडेंशियल डिबेट और एक वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है। ये डिबेट्स कैंडिडेट को अपनी पॉलिसीज प्रेजेंट करने, ओपोनेंट्स के आर्ग्यूमेंट्स का जवाब देने और ऐसे वोटर्स जिन्होंने अभी ये तय नहीं किया है कि वे किन्हें वोट देंगे, ऐसे वोटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए होती है। ये डिबेट्स ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स की होती है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कमीशन 1987 में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी ने मिलकर बनाया था। डिबेट्स में कैंडिडेट की अच्छी परफॉर्मेंस से इलेक्शन में उसकी पोजीशन को बूस्ट मिलता है, जबकि वीक परफॉर्मेंस से उसकी सपोर्ट कम भी हो सकती है। वोटर्स टिपिकली ये देखते हैं कि कैंडिडेट्स रियल इश्यूज पर किए गए मुश्किल सवालों को कैसे हैंडल करते हैं। हिस्टोरिकली डिबेट्स का इलेक्शन के रिजल्ट पर काफी इंपैक्ट होता आया है, जैसे कि 2012 के इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट मिट रोमनी की अच्छी परफॉर्मेंस ने उनकी सपोर्ट को टेम्परेरी बूस्ट दिया, लेकिन बाद में डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट बराक ओबामा की अच्छी परफॉर्मेंस ने उनका सपोर्ट फिर बढ़ा दिया। कैंपेनिंग के बाद वक्त आता है इलेक्शन का। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन डे की तारीख फिक्स की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नवंबर के पहले मंडे के बाद आने वाले पहले ट्यूसडे के दिन इलेक्शंस होंगे। यह शेड्यूल यूएस कांग्रेस में 1845 में एस्टैब्लिश किया था, ताकि इलेक्शंस के लिए एक कंसिस्टेंट डेट तय हो सके। तो इस हिसाब से 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 5 नवंबर के दिन होंगे। इस दिन अमेरिकन्स अपने वोट्स देते हैं, लेकिन इस दिन भी वोटर्स डायरेक्टली प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को वोट्स देके नहीं चुनते, बल्कि वे चुनते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स को। इलेक्टोरल कॉलेज यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम का एक यूनिक फीचर है। इलेक्टोरल कॉलेज में टोटल 538 मेंबर्स होते हैं। ये नंबर यूएस की पार्लियामेंट, जिसे कांग्रेस भी कहते हैं, उसके टोटल मेंबर्स जितना होता है। यूएस कांग्रेस में भी इंडियन पार्लियामेंट की तरह ही 2 हाउसेस होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, जिन्हें हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लोकसभा और राज्यसभा के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 मेंबर्स होते हैं और सेनेट में 100 मेंबर्स। तो इन दोनों को मिला के टोटल मेंबर्स होते हैं 535। इसके अलावा यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी के भी 3 मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं। तो इस तरह इलेक्टोरल कॉलेज के टोटल मेंबर्स होते हैं 538। अब हर एक स्टेट को कितने मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज में से अलोकेट किए जाएंगे, यह तय होता है कि उस स्टेट के पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल, कैलिफोर्निया स्टेट के यूएस पार्लियामेंट में 2 सेनेटर्स और 52 मेंबर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में हैं। तो इस तरह इलेक्टोरल कॉलेज के टोटल 54 मेंबर्स कैलिफोर्निया को असाइन किए जाएंगे। इन इलेक्टर्स को पॉलिटिकल पार्टीज अपॉइंट करती है या फिर पॉपुलर वोट के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है और फिर इलेक्शन डे के दिन हर स्टेट में इन इलेक्टर्स को वोटर्स चुनते हैं
फिर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक दिसंबर महीने के दूसरे वेंसडे के बाद आने वाले पहले मंडे के दिन ये सारे इलेक्टर्स अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट कैपिटल्स में मिलते हैं और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। हर इलेक्टर एक वोट प्रेसिडेंट के लिए और एक वोट वाइस प्रेसिडेंट के लिए देता है। फिर इन वोट्स को यूएस कांग्रेस को भेजा जाता है, जहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के एक ज्वाइंट सेशन में इन्हें ऑफिशियली काउंट किया जाता है। यह ज्वाइंट सेशन जनवरी की शुरुआत में होता है। इस ज्वाइंट सेशन को सेनेट के चेयरमैन, जो कि आमतौर पर वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसके द्वारा प्रिसाइड किया जाता है। प्रेसिडेंट बनने के लिए कैंडिडेट को टोटल 538 इलेक्टोरल वोट्स में से मिनिमम 270 वोट्स चाहिए। अगर किसी भी कैंडिडेट को यह मेजोरिटी नहीं मिलती तो फिर इलेक्शन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू डिसाइड होता है, जहां पर हर एक स्टेट के मेंबर्स आपस में ग्रुप में डिसाइड करके एक वोट देते हैं टॉप 3 कैंडिडेट्स में से चुनने के लिए। इलेक्टोरल कॉलेज का डिजाइन इसलिए किया गया था ताकि ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट और कम पॉपुलेशन वाले स्टेट्स का इन्फ्लुएंस बैलेंस हो सके। इससे यह इंश्योर होता है कि कम पॉपुलेशन वाले स्टेट्स भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अपनी आवाज रख सके। लेकिन यह सिस्टम को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया है और इसकी वजह है विनर टेक्स ऑल सिस्टम। इस सिस्टम को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं टेक्सास स्टेट का। टेक्सास स्टेट के इलेक्टोरल कॉलेज में 28 मेंबर्स है। अब मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के लिए 5 कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हैं और इलेक्शन के बाद सपोज कैंडिडेट ए को 52% वोट्स मिलते हैं, कैंडिडेट बी को 46% और कैंडिडेट सी, डी और ई को 0.8%, 0.6% और 6% वोट्स मिलते हैं। तो विनर टेक ऑल सिस्टम के मुताबिक जिस भी कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट मिले हैं उसे उस स्टेट के सारे इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स मिल जाएंगे। मतलब कि अगर हमारे एग्जांपल में कैंडिडेट ए को 50% से ज्यादा वोट मिले हैं तो उसे टेक्सास स्टेट के सारे 28 मेंबर्स मिल जाएंगे और फिर उन सारे 28 मेंबर्स को उसी कैंडिडेट को वोट देना पड़ेगा जिसे 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। इसमें अगर किसी भी कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट्स ना मिले तो फिर टॉप 2 कैंडिडेट्स के बीच फिर से वोटिंग होती है। यह सिस्टम अमेरिका के 2 स्टेट्स माइन और नेब्रास्का को छोड़ के बाकी सारे 48 स्टेट्स में चल रही है। इस सिस्टम की वजह से होता यह है कि कई बार कोई ऐसा व्यक्ति प्रेसिडेंट बन जाता है जिसे पब्लिक ने चुना ही ना हो। हिस्टोरिकली ऐसा 5 बार हो चुका है। मोस्ट रिसेंट एग्जांपल है 2016 के इलेक्शंस, जिसमें हिलेरी क्लिंटन को डोनाल्ड ट्रंप की कंपैरिजन में 2% ज्यादा लोगों के वोट्स मिले थे। लेकिन पेंसिल्वेनिया और मिशिगन जैसे कुछ स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप को 50% से ज्यादा वोट्स मिलने पर विनर टेक ऑल सिस्टम के मुताबिक इलेक्टोरल कॉलेज में उनके मेंबर्स की संख्या बढ़ गई और वो इलेक्शंस जीत गए। इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम को 1787 में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया था। उस वक्त कुछ लोगों का मानना था कि प्रेसिडेंट को डायरेक्टली लोगों द्वारा चुना जाना चाहिए, जबकि कुछ का कहना था कि प्रेसिडेंट को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू चुना जाना चाहिए। तो इन दोनों पार्टीज के व्यूज को ध्यान में रखकर यह सिस्टम डिजाइन की गई थी। इलेक्शन रिजल्ट के सर्टिफाई होने के बाद वक्त आता है नए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन का। यह इनॉग्रेशन 20 जनवरी के दिन होती है। इस दौरान नया प्रेसिडेंट शपथ लेता है और ऑफिशियली अपनी ड्यूटी शुरू करता है। इस सेरेमनी के दौरान नया प्रेसिडेंट पब्लिक के सामने अपने विजन और पॉलिसीज को प्रेजेंट करता है और आने वाले नए एडमिनिस्ट्रेशन के क्या गोल्स है उसे भी हाईलाइट करता है। खैर, तो ये थी अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन की पूरी प्रोसेस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।